हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार वंदे मातरम 2.0 में। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फिर से आपके लिए मतलब कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो कल की वीडियोस मैंने 3 वीडियोस में बना चुका हूं, जिस पे मैंने फिल इन द ब्लैंक्स के थ्रू आपको कॉन्सेप्ट रिवीजन करवाया था, प्रैक्टिस करवाई थी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की। आज हम उसी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की कुछ एरर की क्वेश्चंस करेंगे, जो एरर के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर कोई बच्चा नया है जिसको एरर जैसे होता है ना, कोई बच्चे ये 12th मैंने पढ़ाया था तो कुछ बच्चे उधर के होंगे, तो एरर में ये ऐसे ही देखा जाता है। यहाँ पे ऐसे ही पार्ट में डिवाइड किया होता है। अगर आप देखे होंगे तो 1 यहाँ पे लिखा हुआ है, ये 1 पार्ट है, 2 पार्ट है, 3 पार्ट है, ये 4 पार्ट है, यहाँ पे नो एरर लिखा हुआ है। तो ये भी देख के बताना रहता है कौन से पार्ट में एरर है, तो उस पर हमें टिक लगाना है 3rd पार्ट में एरर है। और वो अगर आप डिटेल में पढ़े हुए हो तो उसमें आपको पता भी होता है कि क्या गलती है। तो यहाँ पे बस ऐसे ही क्वेश्चंस आपके SSC MTS जिसमें इंग्लिश पूछी जाती है उसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टोटल, यानी मैं चुनिंदा क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो आपके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के क्वेश्चंस पे बनते हैं 1 2 3 4 5 7। तो यहाँ पे कुछ बच्चे होंगे जिन्हें पहले से पता होंगे, तो यहाँ पे डिटेल में ध्यान से देखना, क्योंकि इसमें थोड़ा सा मैंने बदलाव भी किए हैं, कुछ एरर्स ऐसे डाले हैं जो थोड़ा सा गौर से देखने पर आपको समझ में आएंगे। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ बिना किसी देरी के। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन लिखा गया है कि 20 माइल्स पहला आपका स्लैश लगा हुआ है, आर स्लैश फिर है आ लॉन्ग वे, फिर स्लैश टू वॉक, और यहाँ पे नो एरर। अगर कोई भी दिक्कत नहीं है इसमें तो नो एरर बता देना है कि इसमें कोई भी गलती नहीं है। तो कल की वीडियो में जैसे मैंने बताया कि कोई भी अगर डिस्टेंस होगी, कितने भी होगी, जैसे 20 किलोमीटर है तो 20 किलोमीटर ही बोलेंगे हम, 20 किलोमीटरों नहीं बोलेंगे। तो यहाँ पे 20 माइल्स को 20 माइल्स ही बोला जाएगा, 20 किलोमीटर ही बोला जाएगा। अब यहाँ पे 20 माइल्स है तो ये यानी सिंगुलर में काउंट होगा, हमेशा ये ध्यान में रखना। तो सिंगुलर जब काउंट हो रहा है तो वर्ब भी यहाँ पे सिंगुलर आनी चाहिए, जबकि यहाँ पे क्या यूज़ किया गया है, प्लूरल वर्ब का यूज़ किया गया है, यानी यहाँ पे आना चाहिए सिंगुलर वर्ब। तो हम ये आर नहीं करेंगे, यहाँ पे आर को हटा देना है हमें क्या करना है, यहाँ पे इज लगाना है। क्या करना है हमें इज लगाएंगे तो ये आपका सेंटेंस बिल्कुल राइट हो जाएगा। देन आपका सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन कह रहा है इफ़ माई फादर, यहाँ पे पहला स्लैश अप्रूव, सेकेंड स्लैश आई विल गो, और 3rd स्लैश है यहाँ पे स्लैश लगा दो टू मुंबई, 4th है, फिर नो एरर आपको बताना है। अगर सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है तो आपको 5th ऑप्शन को चूज करना है, और नहीं तो अब इसमें एरर देखते हैं। कल की जो कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया था या प्रैक्टिस करवाई थी उसमें मैंने आपको ये बताया था, अगर इमेजिनेशन का कोई भी वर्ड या वाक्य आपका चालू होता है, यानी इफ़ लगा हो, सपोज लगा हो, सपोज इफ़ लगा हो, तो उसमें अगर उसी के जस्ट बाद हम वर का यूज़ करते हैं, यानी इफ़ आई वर, मैं कोई चीज़ इमेजिनेशन कर रहा हूँ, कल्पना कर रहा हूँ, तो मैं क्या सोचता हूँ, इफ़ आई वर, अगर मैं ये होता या ये होता, तो मैं इमेजिनेशन कर रहा हूँ। तो वहाँ पे वही था कि अगर वर लगा हुआ है यानी वो वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगी हुई है, तो यहाँ पे सेकेंड क्लोज में भी क्या आएगा आपका, वर्ब की सेकेंड वो वुड लगा दिया जाता है। यानी अगर पहले वर का यूज़ हुआ है तो बाद में हम भी वुड का यूज़ करते हैं, ये मैंने बताया था कल की वीडियो में। लेकिन यहीं पे होता है अगर पहले ही पार्ट में प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ किया गया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस का यूज़ किया गया है, तब हम उसके साथ विल लगाते हैं, ना कि वुड लगाएंगे। तो ये भी सेंटेंस आपको गलत करके देता है। तो यहाँ पे गलती है कहाँ, तो इफ़ माई फादर अप्रूव, अब माय फादर क्या है, तो मेरे पिताजी, तो मेरे पिताजी जो हैं, मेरे पिताजी एक हैं, सिंगुलर हैं, तो यहाँ पे कहा जा रहा है इफ़ माय फादर, तो सिंगुलर की बात की जा रही है। और वर्ब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो वर्ब को प्लूरल कर दिया गया है, बस यहीं पे गलती है। तो यहाँ पे क्या है, इफ़ माय फादर, यहाँ पे अप्रूव की जगह अप्रूव नहीं, यहाँ पे अप्रूव से होगा, तब जाके सिंगुलर वर्ब बनेगी। अब आपका सेंटेंस ये राइट हो जाएगा। यानी अब यहाँ पे क्या हो गया, सिंगुलर वर्ब हो गई, यानी SV हो गया, सिंगुलर वर्ब हो गया। तो अब हम कहेंगे इफ़ माय फादर अप्रूव्स आई विल गो टू मुंबई। तो यहाँ पे क्या हुआ, यानी यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस यूज किया गया है, और यहाँ पे क्या फ्यूचर इंडेफिनिट का विल लगाया गया है। तो ये हमेशा ध्यान में रखना, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट पहले क्लोज में है तो बाद वाले में फ्यूचर इंडेफिनिट आएगा। अगर यहीं पे पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ किया गया है तो वहाँ पे भी पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ करेंगे, यानी यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो विल का भी हम वुड कर देंगे। तो ये ध्यान में आपको रखना है। तो एरर कहाँ पे था आपका, सेकंड सेक्शन में था। तो एरर अगर ऑप्शन में से दिए जाएंगे कि ये चारों सेक्शन आपको ऑप्शन से मिले, पहला ऑप्शन मिलेगा, दूसरा मिलेगा, तीसरा मिलेगा, चौथा मिलेगा, पांचवा मिलेगा। तो जिस पार्ट में एरर है, यानी ये एरर कहाँ पे था, पहला वाला ये पार्ट, इसमें तो कोई एरर नहीं था। दूसरा वाला पार्ट ये रहा तो दूसरे वाले में एरर था, तो दूसरा वाला ऑप्शन हम टिक कर देंगे, या वहाँ पे बी लिखा रहेगा
दूसरा हो सकता है तो दूसरे वाले ऑप्शन पे हम टिक कर देंगे। उसके बाद आपका थर्ड नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, थर्ड नंबर का आपका क्वेश्चन है कि माय फादर हैज़ नॉट हियर्ड, पहला स्लेस फ्रॉम माय यंगर ब्रदर, सेकंड स्लेस हु आर अब्रॉड, थर्ड स्लेस फॉर ओवर अ मंथ। यानी यहाँ पे सेंटेंस यूज किया गया है माय फादर हैज़ नॉट हियर्ड, मेरे पिताजी ने नहीं सुना, फ्रॉम माय यंगर ब्रदर यानी मेरे छोटे भाई की तरफ से, तो मतलब वो सुना ही नहीं। आपके उसका हु आर, तो यहाँ पे ये जो हु लगा रहता है ये हमेशा सब्जेक्ट को ढूंढता है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट आपको ढूंढना है कहाँ पे है, तो ये इसकी जो अब जहाँ पे हु लगा रहता है तो हम जो इसके बाद वर्ब का अगर जस्ट यूज़ हुआ है तो इसके पहले आने वाले सब्जेक्ट को हम देखते हैं। तो यहाँ पे जो आर यूज़ किया गया है वो इसके पहले आने वाले सब्जेक्ट के हिसाब से चूज़ किया गया है। अब यहाँ पे हमें देखना है कि हु के पहले आने वाला जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है कि प्लूरल है। तो यहाँ पे कहा माय फादर हैज़ नॉट हियर्ड फ्रॉम, अब यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन ये भी मैं बता दूँ, यहाँ पे फ्रॉम लगा हुआ है, प्रीपोजिशन का काम करता है। तो अभी तक जितनी वीडियोज़ मैंने बनाया उसमें मैंने बताया कि प्रीपोजिशन के जस्ट बाद ऑब्जेक्ट बन जाता है और प्रीपोजिशन के पहले जो रहता है सब्जेक्ट रहता है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट के हिसाब से ही वर्ब आती है। तो ये तो वहाँ पे था जहाँ पे प्रीपोजिशन हो, लेकिन ये हु का रूल अलग से कहता है कि हु के पहले आने वाला अगर कोई है सब्जेक्ट तो वो हमेशा जो वर्ब लेगा हु वो उस अपने पहले आने वाले सब्जेक्ट के हिसाब से ही लेता है। तो यहाँ पे हु की बात की जा रही है, तो ये आर लगा किसके लिए, एक बार सेंटेंस को पढ़ो आप ध्यान से, माय फादर हैज़ नॉट हियर्ड, यहाँ पे माय फादर एक तो क्या हो गया, ये सब्जेक्ट हो गई है, सब्जेक्ट यहाँ पे S1 लिख देते हैं, माय फादर हैज़ नॉट हियर्ड, यहाँ पे इसके लिए वर्ब यूज़ किया गया है हैज़ नॉट, ये आपका मेन वर्ब हो जाएगा। तो ये इस सब्जेक्ट के लिए वर्ब इसका यूज़ किया गया है, यानी S1 के लिए देखो माय फादर हैज़ नॉट, मेरे फादर ने नहीं सुना, तो यहाँ पे सब्जेक्ट ये रहा, वर्ब ये रही, चाहे इसको ले लेंगे चाहे इसको ले लेंगे, इसका तो कंप्लीट हो गया क्लोज। और फ्रॉम माय यंगर यानी यहाँ पे है सब्जेक्ट फिर आ गया, सब्जेक्ट टू लिख देते हैं, सब्जेक्ट टू यहाँ पे माय यंगर आ गया, माय यंगर ब्रदर ये सब्जेक्ट टू है। अब इसके लिए हम क्या, यानी वही तो बता माय यंगर ब्रदर हु आर अब्रॉड, यानी जो कि कहाँ पे है, फॉरेन में है, विदेश में है, तो जिसके किसके बारे में बात की जा रही है, माय यंगर ब्रदर के बारे में बात की जा रही है। तो ये वर्ब जो है किसके लिए आई है, तो यानी V2 के लिए आई है। अब ये हाँ यानी V2 वर्ब है, ये आई है सब्जेक्ट टू के लिए। अब सब्जेक्ट टू आपका कैसा है, सब्जेक्ट टू सिंगुलर है, तो यहाँ पे हमने प्लूरल यूज़ किया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यही रॉन्ग है, क्योंकि इसके लिए तो वर्ब फिलअप कर दिया इसने हैज़ नॉट हियर्ड, यहाँ पे ये वर्ब इसके लिए थोड़ी ना लगाई गई है, क्योंकि इसके साथ इसका जो वर्ब आना था वो आ चुका है, उसने क्लॉज को पूरा कर दिया है। अब बचा सब्जेक्ट सेकंड, अब सब्जेक्ट सेकंड का वर्ब ही गायब है, यानी वर्ब था ये रही वर्ब, इसकी वर्ब गायब नहीं है इसमें, लेकिन वर्ब में क्या है थोड़ा सा मिसकंसेप्शन है कि ये प्लूरल में लिखा गया है, जबकि आपका जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है। तो हु जब आता है तो हमें क्या ढूंढना रहता है, हम यही ढूंढेंगे सब्जेक्ट और वर्ब का पेयर ढूंढ लेंगे, जहाँ पे वर्ब नहीं रहेगी या वर्ब है भी तो प्लूरल रहेगा, और यहाँ पे हु जो है वो किसके मुताबिक वर्ब लेगा, तो अपने जस्ट पहले आने वाले सब्जेक्ट के मुताबिक वर्ब लेगा। अब अगर वो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, अगर वो प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे माय यंगर ब्रदर सिंगुलर है तो हम यहाँ पे सिंगुलर लगाएंगे ना कि प्लूरल, तो आर गलत हो जाएगा, यहाँ पे हम ले लेंगे इज़। तो फ्रॉम माय यंगर ब्रदर हु इज़ अब्रॉड, यानी जो कि विदेश में है, फॉर ओवर अ मंथ यानी एक मंथ से वो विदेश में है। तो यहाँ पे ये सेंटेंस आपका राइट हुआ होगा और आपको समझ में आया होगा। अब अगर आपके पेपर में आता तो हमें क्या थर्ड स्लेश को यहाँ पे चूज़ करना पड़ता कि तीसरे जो पार्ट में है गलती उसमें है। अब आगे बढ़ते हैं, चौथे नंबर का क्वेश्चन कहता है कि स्विफ्ट्स गुलिवर्स ट्रेवल्स, ये पहला स्लेश है हैव बीन, सेकंड स्लेश रीड बाय मी, थर्ड स्लेश उसका सेवरल टाइम्स, फोर्थ स्लेश, फिर नो एरर आपको अगर है तो बता देना है, नो एरर का फिफ्थ आपका स्लेश है। तो यहाँ पे कह रहा है स्विफ्ट्स गुलिवर्स ट्रेवल्स, तो यहाँ पे ये अपोस्ट्रोफी ऐसा है, ये प्लूरल बनाने वाला ऐसा नहीं यूज़ किया गया है। अब आपको ध्यान में ये देना है कि स्विफ्ट्स गुलिवर्स ट्रेवल्स, अपोस्ट्रोफी एस का दिखाता है वो किसी का पोजेशन दिखाता है, पोजेशन मतलब होता है अधिकार दिखाता है कि अब ट्रेवल्स क्या होती हैं इसको तो आपने देखा होगा कि उनकी ट्रेवल्स एक कंपनी ट्रेवल्स एजेंसियां होती हैं, जैसे कोई फ़्लाइट की टिकट बुक कराता है या किसी की आपका प्राइवेट जेट होता है तो अगर उसको किराए के तौर पे चलाता है तो ट्रेवल्स का काम कर रहा है। जैसे कुछ बस गांव वगैरह में बसें चलती हैं कि इस तीर्थ यात्रा पे उनकी बस चल रही है,
या उन मतलब उस ज़िले से मतलब उस ज़िले से ज़िले को उसकी बस चल रही है, तो उनका काम ट्रेवल्स का होता है। तो ट्रेवल्स वो नहीं है कि यहाँ पे ट्रेवलर जो होते हैं यात्री, उनका हम यहाँ पे एस लगा के प्लूरल बना दिया है, यहाँ पे उसकी बात नहीं की जा रही है। तो जो कंपनी का एक संस्था चलाते हैं, जो ट्रेवल्स की संस्था चलाते हैं, जो गाड़ियों का वाहनों का जो संचालन करते हैं, यानी यहाँ से वहाँ जा रही है गाड़ी, वहाँ से यहाँ आ रही है, उनकी कई सारी गाड़ियाँ होती हैं, तो उनको हम ट्रेवल्स कहते हैं। यानी उनकी जो कंपनियाँ होती हैं वो ट्रेवल्स के नाम से जानी जाती हैं। तो यहाँ पे ये कंपनी है, किसी संस्था का नाम है कि स्विफ्ट गुलिवर्स ट्रेवल्स, यानी स्विफ्ट की गुलिवर की जो ट्रेवल्स कंपनी है, बात कंपनी की जा रही है। तो ये पूरा का पूरा जो नाउन है, ये पूरा क्या है आपका नाउन है, और कैसा नाउन है, वो भी सिंगुलर नाउन है। यहाँ पे ट्रेवल्स देख के आप प्लूरल मत समझ जाना, तो यहाँ पे सिंगुलर नाउन का यूज़ किया गया है। और इसके बाद हम जस्ट देखेंगे तो वर्ब आनी चाहिए, वर्ब आई भी है यहाँ पे, लेकिन वर्ब कैसी आई है, तो प्लूरल वर्ब आई है। अब यहाँ पे आपका जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब हम प्लूरल कैसे लगा सकते हैं, तो यहाँ पे ये वर्ब जो है वो रॉन्ग है। यहाँ पे हैव की जगह क्या हो जाएगा, हैज़ हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे, हैज़ लिखेंगे, ना कि आपका हैव लिखा जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा स्विफ्ट गुलिवर्स ट्रेवल्स हैज़ बीन रीड बाई मी सेवरल टाइम्स। तो यहाँ पे आपका जो एरर हो जाएगा वो सेकंड पार्ट में हो जाएगा। तो ये तीनों जो रूल्स मैंने, चारों रूल्स अभी तक बताए, वो आपको समझ में आया होगा। और पेपर में ऐसे ही पूछे जाते हैं। यानी पहले सब्जेक्ट वर्ब का हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा, उसके बाद उसका प्रैक्टिस किया हमने फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में। अब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं एरर के फॉर्म में। तो तीन तरह से प्रैक्टिस कर ले रहे हैं हम। तो और जितना कॉन्सेप्ट मैंने अभी तक बता दिया वो सारे के सारे आपके इंपॉर्टेंट हैं। तो ये क्लासेस यानी इतनी काफ़ी हैं आपके जो किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए हैं। तो इतने रूल्स अगर आपने पढ़ लिए तो बेसिक हैं, यानी जो जिसमें क्लासेस में ग्रामर से रूल पूछा जाता है। तो एक बात मैं और बता दूं, जैसे अगर किसी जो आपका पेपर होता है, वो मेरा मानना है, मेरा मोटिव ये कहता है, जो मेरा विचार है, क्योंकि जब मैं पढ़ता था मीनिंग पे ज़्यादा फोकस करता था। मीनिंग अगर आपको याद है तो किसी भी पेपर की अंग्रेजी हो वो आसान लगने लगती है, क्योंकि इंग्लिश में जो पैराग्राफ लगभग मैंडेटरी रहता है। अगर एसएससी का पेपर दोगे या कोई भी सीजीएल है, सीएचएसएल है, एयरफोर्स की इंग्लिश दे रहे हो, नेवी की, कोस्ट गार्ड की, तो किसी भी चीज़ की अगर आप इंग्लिश देते हो, इंग्लिश का पेपर देते हो, तो उसमें पैराग्राफ जरूर देते हैं या क्लोज टेस्ट देंगे आपको। तो क्या रहता है, अगर मीनिंग आपको पता है तो क्लोज टेस्ट आप आराम से कर लोगे, और अगर मीनिंग नहीं पता है तो दिक्कत वही करता है, क्लोज टेस्ट पहले आपको नहीं आएगा, क्योंकि उसमें मीनिंग अच्छे यूज़ किए रहते हैं। तो मीनिंग नहीं पता रहेगी तो आंसर नहीं निकाल पाओगे। तो पहला मुद्दा इसी पे हुआ कि क्लोज टेस्ट अगर आया तो 5 क्वेश्चन आपके, अगर पैराग्राफ आता है तब भी 5 क्वेश्चन, मान के चलो इधर 5 क्वेश्चन मीनिंग के बिहाफ पे हैं। उसके बाद सिनोनियम पूछा जाता है, एंटोनियम पक्का पूछा जाता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, और जो स्पेलिंग टेस्ट होता है, स्पेल गलत लिख के दे दिया जाता है, उसमें सेलेक्ट हमें करेक्ट करना पड़ता है। तो ये मतलब एक एंटोनियम, एक सिनोनियम, एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, एक आपका स्पेलिंग, ये 4 यहाँ के क्वेश्चंस और 5 आपके पैराग्राफ के, टोटल मिला के 9 क्वेश्चंस आपके मीनिंग के बिहाफ पे पूछे जाते हैं। अब रही बात, 2 हो गए, एक हो गया डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, एक हो गया एक्टिव पैसिव। 2 क्वेश्चन ये, 4 मीनिंग वाले, तो 2 4 2 6 और 5 आपका पैराग्राफ का, तो 6 5 11 आपके क्वेश्चन जो हैं वो मीनिंग से ही पूछे जा रहे हैं, मीनिंग से पूछे जा रहे हैं। अब बचा जो आपका ग्रामर का रूल, तो उसमें एरर दे दिया जाएगा। एरर जो होंगे वो एरर बेसिक रहते हैं, ज़्यादा बड़े नहीं रहते हैं। बड़े 2-3 लाइनों में आपका एरर का जो क्वेश्चन है वो लिखा रहेगा, लेकिन गलती कहीं एक में रहेगी छोटी सी। तो आपको बेसिक पढ़ना है, 11 नंबर आपको मीनिंग ही दिला देगा। जबकि ग्रामर का रूल है वो ज़्यादा से 2-3 मैक्सिमम 5-6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जबकि आपको मीनिंग जो है वो 11 मतलब क्वेश्चन आपके बना दे रहा है। तो ये मेरा मानना है कि मीनिंग्स पे आप फोकस करो, रूल भी पढ़ते चलो, मीनिंग्स पे ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि मीनिंग से आपका पेपर बनाएंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, जैसे एनडीए का पेपर अगर आपने दिया होगा तो एनडीए में देख लेना, वो सबूत है, क्योंकि उसमें 10 क्वेश्चन अगर ग्रामर का आ रहा है तो कम से कम अगर 50 क्वेश्चन टोटल इंग्लिश का पेपर अगर आ रहा है तो सिर्फ उसमें 10 ग्रामर होंगे, और टोटल 40 नंबर का आपका क्या होगा, मीनिंग है। टोटल 40 नंबर की मीनिंग है, 10 सिनोनियम, 10 एंटोनियम 20, और 10 वन वर्ड पूछ लिया तो 30 हो गया, और 10 अगर वहाँ पे वो PQRS पूछ लिया, पैरा जंबल पूछ लिया, तो उसमें भी आपका मीनिंग का खेल रहता है, हम मिला पाएंगे अपने सेंटेंसेस को। तो 40 नंबर मीनिंग के बिहाफ पे और 10 नंबर अगर आपको ग्रामर के बिहाफ पे मिल रहा है तो कौन सा बढ़िया है, मीनिंग पढ़ना बढ़िया है कि ग्रामर पढ़ना? तो मीनिंग पढ़ना बढ़िया है, क्योंकि 40 नंबर वो हमें दिला रहा है। तो 10 नंबर अगर नहीं भी करेंगे तब भी हमारा चल जाएगा, लेकिन 40 नंबर वो तो बना देगा हमारा मीनिंग। तो आइए आगे देखते हैं। आगे आपका 5वें नंबर का रूल है
कि अनलेस ये बढ़िया रूल है, इंपॉर्टेंट लगाऊंगा मैं यहाँ पे कुछ बच्चे लगा भी दिए होंगे इसका आंसर और कुछ बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज भी हुए होंगे। तो अनलेस यू यहाँ पे पहला स्लेस वर्क्स हार्ड, सेकंड स्लेस यू कैन नॉट, थर्ड स्लेस सक्सीड, फोर्थ स्लेस और नो एरर यहाँ पे फिफ्थ स्लेस है। अब यहाँ पे बात क्या की जा रही है, यहाँ पे बातें की जा रही है अनलेस की। तो कुछ किताबों में जो फेमस रूल्स हैं, जो छोटी छोटी मतलब लगभग क्लासेस में आपको मिले होंगे कि अगर किसी भी वाक्य के पहले अनलेस आ गया, अनलेस काम करता है कि वो बताता है कंडीशन को, कंडीशनल ये का मतलब कंडीशनल का एक वाक्य होता है अनलेस, अगर आपने ये काम नहीं किया तो मैं ये कर दूंगा। तो अनलेस का यानी कंडीशनल कंडीशन रख दिया उसने। तो ये बताया जाता है, रूल्स लिखे हैं किताबों में कि अनलेस आ गया तो उसके जस्ट बाद हमें नोट का यूज़ नहीं करना है। वो तो बेसिक हो गया, सबको पता चल गया है। अनलेस बताता भी है, अनलेस अन से मतलब हो गया नहीं वाला, और लेस मतलब वैसे भी कम है। तो अनलेस आ गया तो नोट का यूज़ हम नहीं करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, नोट का यूज़ हम नहीं करेंगे। तो अनलेस हो गया। तो अनलेस के जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आपका पहला क्लोज है। अनलेस के साथ हमेशा दो क्लोज मिलेंगे, एक फर्स्ट क्लोज मिलेगा या एक आपको सेकंड क्लोज मिलेगा। तो सेकंड क्लोज में नॉट का यूज़ हो सकता है। पहले तो ये जान लीजिए कि सेकंड क्लोज में हम नॉट का यूज़ कर सकते हैं, वो कोई भी कैन नॉट हो, शुड नॉट हो, विल नॉट हो। दूसरे क्लोज में हम नॉट का यूज़ आसानी से कर सकते हैं। रही बात पहले क्लोज की, तो पहले क्लोज में आपका अगर अनलेस आ गया तब हम नॉट का यूज़ तो नहीं करेंगे, ये 100% श्योरिटी है। लेकिन ये बेसिक क्वेश्चन हुआ। अब यहाँ पे गलती कहाँ की गई है, कुछ बच्चे यहीं पे देखे होंगे अनलेस, तो यहाँ से उन्होंने नोट हटा दिया होगा। तो ये गलती मत करना। मैंने ये बताया कि दो क्लोज रहते हैं हमेशा अनलेस के साथ। तो अनलेस अगर यहाँ पे है तो क्लोज आपको देखना है, पार्ट में डिवाइड कर लेना है, वो आपको दिखाई पड़ेगा। क्योंकि अनलेस यू वर्क हार्ड, यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब की बात खत्म हो जा रहा है, फिर सब्जेक्ट वर्ब यहाँ पे लिखा गया है। तो क्लोज का मतलब होता है सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, एक क्लोज बनाता है। दूसरे में भी अगर यही सेम चीज़ रहती है तो उसे सेकंड क्लोज में हम डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे अनलेस यू वर्क्स हार्ड, ये आपका पहला क्लोज होगा, ये आपका सेकंड क्लोज होगा। तो पहले अगर अनलेस जो पहले क्लोज में आया है तो उसके साथ हम नॉट का यूज़ नहीं करेंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। तो अनलेस यू वर्क्स हार्ड यहाँ पे तो यूज़ नहीं हुआ है। यू कैन नॉट सक्सीड यहाँ पे यूज़ हुआ है, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सेंटेंस आपका बिल्कुल राइट है, यहाँ से नोट नहीं हटाएंगे हम। अब अनलेस यू वर्क्स हार्ड, तो यहाँ पे गलती कहाँ पे है, गलती हमें ढूंढनी है। अब गलती यही होती है कि बच्चे को लगता है यहाँ वो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम गलती, अगर मैं बता दूँ, अगर ये पेपर में एग्ज़ाम में ये बेसिक क्वेश्चन आता है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँगा तो कुछ बच्चे अगर इसे देखेंगे तो तुरंत वो आगे बढ़ जाएंगे, या चैनल को अगर मैं वीडियो सेव है तो स्किप कर जाएंगे। ये क्वेश्चन तो मुझे आता है, लेकिन गलती हो ही जाती है ना वहाँ पे। पहले मैंने ये क्वेश्चन जब लिख रहा था तो मुझे भी यही गलती हुई थी कि इसमें नो एरर बताएंगे, जबकि नो एरर है ही नहीं इसमें, वो नो एरर इसमें गलती है। अब मैं भी आपको बताऊँगा। बच्चे क्या करते, सबसे पहले यहाँ पे नोट हटाते, आगे बढ़ दो, थर्ड में प्रॉब्लम है, थर्ड वाला ऑप्शन टिक करके आगे निकल लो। जबकि ये नहीं, अगर वही ये नहीं कह रहा मैं, जैसे बच्चा पहली बार पढ़ा है 2-3 बार, जो बच्चे लगातार पढ़े हैं उनको तो पता है कि फर्स्ट क्लोज सेकंड क्लोज में दिक्कतें क्या क्या हैं। तो पहले में क्या है, सेकंड क्लोज में अगर नोट का यूज़ हुआ है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे यू कैन नोट आपका सही है। अब आते हैं इसमें एरर कहाँ पे है। तो यहाँ पे देख रहे होगे अनलेस यू आपका क्या है, तो यू आपका प्लूरल नाउन है या प्लूरल प्रोनाउन कह सकते हैं यहाँ पे। हाँ, कह नहीं सकते, प्लूरल प्रोनाउन है ही है। तो यहाँ पे प्लूरल है, तो यहाँ पे वर्ब हमने कैसे यूज़ की है, वर्ब हमने सिंगुलर यूज़ की है, ये ध्यान में आपको रखना था। वो सिंगुलर यूज़ किया तो प्लूरल वर्ब आएगी ना। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एस को हटा देंगे, यहाँ पे सब रखेंगे वर्क। अनलेस यू वर्क हार्ड, तो यही मिस्टेक करके देता है, बच्चे रट लेते हैं अनलेस आएगा तो नोट नहीं आएगा। फर्स्ट सेकंड क्लोज में नोट है, फर्स्ट में नहीं है, तो आपका नो एरर। मतलब सेकंड में नोट है और पहले में अगर नहीं भी है, अनलेस लगा है नहीं भी है, तो पक्का सेंटेंस आपका नो एरर है। 5वां लगाओ, आगे निकल लो, आगे नहीं देखना है। आगे यहीं पे गलती कर दी है उसने। अनलेस यू वर्क्स हार्ड, अब वर्क्स लगता है सिंगुलर वर्ब के, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, क्योंकि यहाँ पे आपका सब्जेक्ट जो है प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब लगाएंगे ना कि सिंगुलर। तो यहाँ पे सेंटेंस में एरर यहीं पे था, सेकंड पार्ट में। कहाँ पे, सेकंड पार्ट में आपका एरर था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे आपका 6वें नंबर का क्वेश्चन है कि माई फादर इन लॉ हु लिव इन मुंबई हैज़ कम टू स्टे विद अस, नो एरर। यहाँ पे आपका 5वां स्लैश है। तो अभी मैंने पढ़ा, हु का मैंने रूल बताया कि हु अपने जस्ट पहले आने वाले सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब लेता है। तो हु के जस्ट पहले आपका कौन सा वर्ब आया है, तो हु के जस्ट पहले आपका फादर इन लॉ आया है। फादर इन लॉ क्या होंगे, यानी किसी के फादर इन लॉ होंगे तो एक ही होंगे,
अगर वो सही ढंग से शादी किया होगा तब। तो किसी के फादर इन लॉ होंगे तो वो सिंगल होंगे, कितने, एक ही होंगे। तो यहाँ पे सिंगुलर है तो सिंगुलर जब यूज़ हुआ है तो वर्ब भी सिंगुलर लगेगी, क्योंकि यहाँ पे इसने प्लूरल यूज़ किया है। तो यहाँ पे लिव नहीं क्या होगा, लिव्स किया जाएगा। तो माय फादर इन लॉ हु लिव्स इन मुंबई हैज़ कम, यानी हु लिव्स इन मुंबई। तो ये देखो अब यहाँ पे ये हैज़ किसके लिए यूज़ किया गया है, ये ध्यान में आपको रखना है। तो ये आपका लिव्स जो है ये वर्ब भी, यानी माय फादर इन लॉ हु लिव्स इन मुंबई हैज़ कम, यानी ये वर्ब भी आपका किसके लिए आई है, फादर इन लॉ के लिए आई है। और ये वर्ब भी आपकी किसके लिए आई है, फादर इन लॉ के लिए आई है। यानी मेरे पिता जो मुंबई में रहते हैं वो आपके घर पे आए हुए हैं और हमारे साथ ठहरने के लिए। उसके बाद 7वां रूल आपका कहता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अभी मैं आपको बताऊँगा। यहाँ पे बढ़िया क्वेश्चन है आपका ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या बोलेगा, रमन वॉज वन ऑफ दोज ग्रेट सन्स ऑफ इंडिया हु हैज़ earned everlasting फेम फॉर साइंटिफिक रिसर्च नो एरर। तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है ही है वो तो, लेकिन ये तो वही ऊपर वाला कॉन्सेप्ट है जो अभी तक पढ़ते हैं। 3 क्वेश्चन हमने कर लिया, ये रहा हु का एक कॉन्सेप्ट, ये रहा हु का एक कॉन्सेप्ट, इसमें भी हु का ही कॉन्सेप्ट है। करा रमन वॉज वन ऑफ दोज ग्रेट सन्स ऑफ इंडिया, यानी हु हैज़ earned। यहाँ पे आप ये एक बात ध्यान में रखना कि बात किसकी की जाए। तो आपका यहाँ पे क्या कह रहा है कि हु आपका रूल आया है, तो इसके जस्ट पहले हम देखेंगे यहाँ पे रूल क्या देखेंगे। तो रमन वाज वन ऑफ दोज ग्रेट सन्स ऑफ इंडिया, यहाँ पे आपको ध्यान देना है हु के जस्ट पहले यूज हुआ है सब्जेक्ट, यानी वन ऑफ दोज ग्रेट सन्स ऑफ इंडिया, यानी मतलब इंडिया के ग्रेट सन्स में से रमन वॉज आपका अर्नड एवरलास्टिंग फेम, यानी रमन ने आपका फेम प्रसिद्धि प्राप्त की है। तो हु के जस्ट पहले जो वर्ब है वो सब्जेक्ट है, हम देखेंगे किसको, वन ऑफ दोज ग्रेट सन्स ऑफ इंडिया, यानी इंडिया के उन महान बेटों में से। तो यहाँ पे सन्स का यूज, सन्स के मुताबिक यहाँ पे वर्ब आएगी। तो यहाँ पे सन्स जिन्होंने ग्रेट, यानी जिन्होंने आपका क्या है, अर्नड एवरलास्टिंग। तो रमन उन मतलब परिवार में से आता है जो भारत के बेटे रह चुके हैं, जिन्होंने क्या फेम प्राप्ति की है, प्रसिद्धि प्राप्ति की है। यानी आपका वो भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, इनके बारे में बात कर रहा है। तो हु सन्स, यानी सन्स के मुताबिक यहाँ पे वर्ब आएगी। तो हु हैज़, यानी जिन्होंने, तो बात कर रहा है क्रांतिवीरों की जिन्होंने फेम प्राप्त की है। तो सन्स के बारे में, बेटों के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे हम हैज़ की जगह क्या करेंगे, हैव वर्ब का यूज़ करेंगे। ये आपको ध्यान में यहाँ पे देना है। तो हु का हमने इस क्वेश्चन में 3 कॉन्सेप्ट कवर किया। और अब आज की वीडियो शायद फाइनल होने वाली है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की तरफ से। कल की वीडियो में हो सकेगा तो हम आर्टिकल्स स्टार्ट कर देंगे। आर्टिकल्स आपको मैं क्लियर पढ़ाऊँगा जैसे मैंने पढ़ा था। और अगर आपको ये आज की वीडियो से फाइनल हो सकती है, ऐसा नहीं कह रहा मैं, कल अगर और कोई नया कॉन्सेप्ट मिलेगा तो वो भी मैं करा सकता हूँ। वैसे अगर नहीं है तो आगे, क्योंकि क्लासेस बहुत लंबी हो जाएंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो जय हिंद एंड जय भारत।